क्या ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, किसी दुकान पर आप जाते हैं तो वहां पर साज सज्जा बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, मान लीजिए आपको कोई दुकान बहुत सुंदर लगी देखने में, तो आपने देखा यार ये मिठाई की दुकान है, बहुत अच्छी मिठाई इस पर मिलती होगी। लेकिन जब आप मिठाई लेने के लिए गए तो आपने मिठाई को जब टेस्ट किया तो मिठाई में एक धेले का टेस्ट नहीं था, तो आपके मुख से यही शब्द निकलेगा कि यार ये तो ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात हो गई। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चे, आडंबर ही आडंबर मतलब दिखावा ही दिखावा, दिखावा ही दिखावा, दिखावा ही दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो वहां पर आप ऐसे बोल के चले आएंगे कि भाई बिल्कुल टेस्ट नहीं है तुम्हारी मिठाई में, सिर्फ तुम्हारा दिखावा ही दिखावा है। ठीक है, रिवीजन कैसे किया जाए बेटा, जिस क्लास को मैं पढ़ाता हूं ना, इस क्लास को आप एक बार दोगुनी स्पीड से, मतलब 2.5 गुना स्पीड से एक बार तेज तेज रिवीजन कर दिया करो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है कुएं में भांग पड़ना। बेटा एसएससी जीडी ने ये वाला जो मुहावरा है पूछा था, याद रखेंगे। कुएं में भांग पड़ना मतलब जिसका मतलब होता है सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कहते हैं ना कि यार यहाँ तो कोई भी आदमी दिमाग से काम नहीं कर रहा। ठीक है शुभम बेटा, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लास किया करो, लिखने के लिए आपको पीडीएफ मिलती है, आप उसे निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ। ठीक है विशाल बेटा, ऐसा तो कभी नहीं होगा यदि आपका कोई आपकी कोई कमेंट यदि लायक है तो उसका जवाब ना मिला हो। ठीक है, अब आप भी कहने लगे, आप बेफिजूल की कोई बातें करें और फालतू का कोई कमेंट करें तो उसका कमेंट का जवाब ना मिले, वो बेटे हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। हाँ, आइएगा। तो बच्चों ये क्या कहता है, कुएं में भांग पड़ना, तो मतलब सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, किसी का भी दिमाग काम ना करना, सब एक जैसी ही बात गाते हैं, है ना बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा कान का कच्चा होना। कान का कच्चा समझते हैं किसे कहते हैं, जो व्यक्ति मान लीजिए किसी की भी बात सुन लेता है और वो उस बात पर विश्वास कर लेता है, तो उसे बोलते हैं भाई तुम तो कान के कच्चे हो, तुमसे तो कोई भी बात बोल दे, कोई भी तुम्हें किसी कुछ भी बात बता दे, आप उसकी बात मान लेते हो, तो भाई आप तो कान के कच्चे हैं। आप एक बार उसको देखा करो, उसको प्रयोग में लाया करो, तब आप उस चीज पर ध्यान दिया करो कि ये बात है या नहीं है। उसने बोल दिया, तुमने मान लिया, तो ये तो गलत बात है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर एक की बात मान लेना, सबकी बात पर विश्वास कर लेना। ठीक है, आगे आता है बेटा कान भरना। कान भरना समझते हैं क्या होता है, कान भरने का मतलब है आपके प्रति किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल दिया, तो वो व्यक्ति उस सीख को मान गया, तो वहां पर क्या बात आती है कि यार तेरे तो उसने कान भर दिए, तेरे तो उसने बुराई करके उसको, तेरे को तो ये चीजें समझा दी, है ना। तो भाई कान भरना होता है बुराई करना या चुगली करना, बोल देते हैं सीधी सी भाषा में, चुगली करना, है ना, चुगली करना। ठीक है बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। आपके प्रति कोई किसी को उल्टी सीधी बात पढ़ा देता है, वो पढ़ लेता है, तो कहते हैं भाई तू तो उसकी बात सीख गया, उसकी बात में आ गया। कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना जानते हैं, जो केवल व्यर्थ में लिखा पढ़त करते हैं, उनका कोई अर्थ मतलब नहीं होता, फालतू में कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों केवल लिखा पढ़ी करते रहना, कुछ भी काम सही से ना करना, केवल कागजों को लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उन कागजों का कोई मोल नहीं है, उनमें कोई भी बात सही नहीं है, सिर्फ व्यर्थ में वो अपना समय खराब कर रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ। आगे आता है बेटा कूच कर जाना। कूच कर जाना समझते हैं, मान लीजिए जब आप जानते हैं कोई शासक को दिखता है कि मैं हारने वाला हूं, दूसरे शासक की सेना मुझ पर भारी पड़ने वाली है, तो वो वहां से भाग जाता है, चला जाता है ना। तो मेरे बच्चों उसे कहते हैं कूच कर जाना। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे कूच कर जाना मतलब चले जाना या मर जाना, है ना, वहां से, है ना बच्चों, याद रखेंगे इस चीज को। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे कुएं में बांस डालना। कुएं में बांस डालना समझते हैं, किसी चीज की तलाश हम करते हैं तो कर, जैसे मान लीजिए हमारे हमारा कोई चीज गिर गई कुएं में, तो हम बांस डालकर ऐसे देखते हैं कि जहां भी उस पर टच हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा ये हमारी वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है। तो उसका मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत तलाश करना। कुएं में बांस डालना, बहुत तलाश करना, बहुत उस चीज के लिए हम परेशान रहते हैं कि यार वो कहाँ गई, क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मिल नहीं रही है, तो बच्चों उसको हम ध्यान रखते हैं। ठीक है ना बच्चे,
आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 8, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ का मतलब होता है बेटा लकड़ी। काठ का मतलब होता है प्यारे बच्चे लकड़ी, है ना। तो काठ माने होती है लकड़ी। यदि आप काठ की हांडी, हांडी जानते हैं जिसमें खाना बनता है ना। तो मेरे बच्चों आप देखते हैं जब काठ की हांडी में मान लीजिए आज आपने दाल चावल और पानी जो भी मसाले डालकर उसको रख दिया गैस पर, है ना, तो हो सकता है वो इत्तेफाक उसमें एक बार खाना बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि आज बन गया तो वो कल भी बन जाएगा, हो सकता है वो कल हांडी ही जल जाए आग से। लकड़ी की है तो जल भी सकती है। तो इसीलिए बेटा कपटपूर्ण जो व्यवहार होता है, जो छली का व्यवहार होता है, छली वाला, छली समझते हैं, धोखे वाला व्यवहार, वो कभी कभी कामयाब होता है, रोज नहीं होता, है ना। एक दिन बेटा झूठ पकड़ी ही जाती है और जो छल वाला व्यवहार है वो पकड़ में आ ही जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे सच्चाई से बेटा काम नहीं चलता, काम सच्चाई से चलता है, झूठी चीजों से नहीं चलता। ठीक है। तो मेरे बच्चों कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है, बार बार नहीं चलता, हमेशा वो कामयाब नहीं होता। ठीक है ना। हाँ बेटा अभिलाष कुमार, मेरे पास हर बच्चे का कमेंट आता है लेकिन कमेंट थोड़ी तेजी से निकल जाता है। ठीक है ना। हाँ आगे आता है कांटों में घसीटना। घसीटना समझते हैं। मान लीजिए कांटे हैं बहुत सारे और आपने जूते पहन के किसी व्यक्ति को ऐसे कांटों में घसीट दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों संकट में डालना। तो भैया उसको संकट में तो डाल ही रहे हो ना जब वो आप उसे कांटों में घसीट रहे हैं, है ना। समझते हैं ना। आजिम बेग बेटा तेली का बेल होता है जिसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ घूमता ही रहेगा, मेहनत करता रहेगा करता रहेगा। उसे ना खाने को कुछ मिलता है ना पीने को, वो बेचारा तेली के बैल की तरह पूरे दिन ऐसे ही मेहनत करता रहता है, उसके चारों तरफ कोलों के घूमता रहता है, भंगा को पीलता रहता है, उसमें से तेल निकालता रहता है। ठीक है। हाँ आगे आता है मेरे बच्चे करवटे बदलना। करवटे बदलना समझते हैं क्या होता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी ऐसी कहानी या ऐसी बात हो जाती है जिससे लेकर के वो बहुत परेशान होता है, तो वो क्या बोलता है, वो बड़ा बेचैन रहेगा, उसे नींद नहीं आएगी। जैसे एक बार आपके साथ भी ये होने वाला है। कब होगा, जब आपके पेपर की डेट आ जाएगी ना, तो आपके पेपर की डेट जब आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यार मेरे पेपर के 10 दिन रह गए, और आप उस पर गहन अध्ययन करेंगे तो आप भी बेचैन रहेंगे। आप सोचेंगे यार पेपर में क्या पूछा जाएगा, मैंने इतना सारा पढ़ा है, पता नहीं यार वो याद है नहीं है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम बेचैन रहोगे, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी पेपर से पहली वाली रात तो, कि यार मुझे पेपर देना है सुबह। तो आप जिस होटल में या जिस जहां भी आप रुकेंगे ना, तो आप बेचैनी के साथ वहां एक बार परेशान रहेंगे, यार क्या करूं। आप करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आने की। जैसे ही पेपर का टाइम होगा तुरंत कहेंगे भी चलो यार पेपर देने के लिए, है ना। दिमाग काम नहीं करता, याद रखना। तो मेरे बच्चे करवटें बदलना, बेचैन रहना। ठीक है। आगे आता है कोलू का बैल। कोलू का बैल या तेली का बैल बोल देते हैं, है ना। जो खूब मेहनती होता है, बहुत परिश्रमी होता है ना। ऐसे बेटा वो घूमता रहता है ऐसे, है ना। उसके पीछे ऐसे घूमता रहेगा और अपने काम में लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, उस बेचारे को भूखा प्यासा लगा ही रहता है। उसे बोलते हैं कोलू का बैल या तेली का बैल। तो खूब मेहनती, खूब परिश्रमी, है ना मेरे बच्चों। इसे आप खूब मेहनती भी कह सकते हैं, खूब मेहनती। खूब मेहनती। ठीक है बच्चों। आगे आएंगे। किस खेत की मूली। किस खेत की मूली समझते हैं क्या होता है। जब हम किसी को कुछ नहीं समझते, जब बेटा हम किसी को कुछ नहीं समझते तो हम कहते हैं भाई ये किस खेत की मूली है, ये किस खेत की मूली है जिसका अधिकार नहीं होता, इसमें शक्ति नहीं होती, जिसमें ताकत नहीं होती। तो है ना, अब सपोज करो आपके सामने कोई बहुत ज्यादा कमजोर आदमी आकर आपको गाली देने लगे, है ना, और आप उससे अच्छे खासे मजबूत हैं, तो आप उससे ये कहोगे भाई यार मेरा मूड मत खराब करो, है ना। तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें अपनी औकात का पता है, ऐसे आप बोलेंगे, है ना। चले जाओ यार मेरा मूड मत खराब करो वरना आप चोट खा जाओगे, मेरे हाथ से ज्यादा बकवास मत करिएगा, है ना। तो बच्चों आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है बेटा। तो आप उसे उठाकर फेंक के मारेंगे कि भाई चल भाग जाए, ऐसे नहीं तो जान से मार दूंगा, है ना। तू किस खेत की मूली है, उसके अंदर शक्ति नहीं, तुम्हें पता है एक चांटे में मर जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों शक्तिहीन या अधिकारहीन। खून का प्यासा। खून का प्यासा किसे कहते हैं। खून का प्यासा कौन होता है बच्चों। खून का प्यासा उसे कहा जाता है जो भैया आपको पूरी तरह से हानि पहुंचाने के लिए तैयार है ना। उसने तो योजना बना ली है, वो तो षड्यंत्र कर चुका है कि मुझे तो इस व्यक्ति को हानि पहुंचानी है, इसे बस जान से मारना है, मेरा मकसद ही ये है।
तो वो आपके खून का प्यासा है, जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो अपनी घटना को आपको अंजाम दे देगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों, जान से मारने पर उतारू जो व्यक्ति होते हैं, जो पूरी तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो बेटा आपका खून का प्यासा है ना बच्चों, याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे साथी नंबर 23। ये कहता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हमने तो पहाड़ ये सोचकर खोदा था कि यार कुछ सोने चांदी जेवर, हमको बहुत सारा आभूषण माल मिलेगा, लेकिन बच्चों हमने पूरा पहाड़ खोद दिया, लेकिन वहां पर क्या मिला? एक चुहिया निकली मात्र। उसका क्या करना है यार, है ना? अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ होना, कुछ भी नहीं मिला, है ना? अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ होता है। तो कहते हैं यार इतनी मेहनत करी, 4 से 5 दिन हमको यहाँ पर बिगाड़ते हुए हो गए मेहनत करते करते, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, है ना? तो बच्चों वहां पर हम कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आगे आता है, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। पुलाव समझते हैं? पुलाव समझते हैं क्या होता है बेटा? पुलाव होता है जो आपके चावल और आलू, है ना, उसमें पनीर में जो गोभी होगी डाल के जो एक हम क्या बना लेते हैं, जिसे बेटा एक प्रकार से हम कह सकते हैं चावल, जैसे कि वो येलो चावल होते हैं पीले वाले, है ना, उसे पुलाव बोला जाता है। उसमें सभी आइटम डाल दिए जाते हैं, है ना? बेटा बिट्टू पॉन, 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा था, किसमें था ये तो बताओ। आप 13 नंबर करे जा रहे हैं, 17 नंबर सॉरी। कहां पर गलत था ये बताइए, मैं उसको फिर चेक करूंगा। ठीक है मेरे भाई, अभी मुझे यही नहीं पता कि आप कहाँ का 17 नंबर बोल रहे हैं, है ना? किताब बेटा SSCGD वाले प्रैक्टिस सेट के लिए कह रहे हैं, और तो मैंने कई क्वेश्चन आपको पढ़ाया नहीं है, प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था बस, है ना? हाँ, तो बेटा आप समझते हैं ना प्यारे बच्चे? तो ख्याली पुलाव वो होता है जो हम खुद सोचते रहते हैं बैठे हुए कि आज घर पहुंचूंगा तो मम्मी ने एक अच्छा खाना बना रखा होगा, और हो सकता है मम्मी ने वहां खाना कुछ भी नहीं बनाया, है ना? मम्मी ने कुछ भी नहीं बनाया, और भैया मम्मी ने बना के रख दिया कुछ और आपको खाने के लिए, तो आप कहेंगे यार मैं तो मन में ये सपने संजूता आ रहा था कि आज घर पहुंच के मम्मी ने ये डिश बना रखी होगी, आराम से बैठकर खाऊंगा, टेस्ट लेकर खाऊंगा, दीपावली की छुट्टी पर घर जाऊंगा, है ना? लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। तो बेटा कहते हैं ना, ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। जो केवल सोचते रहते हैं उनसे काम नहीं चलता, उन्हें मेरे बच्चों वह काम खुद करना भी होता है, मम्मी को बताना भी होता है, मम्मी ये बना लेना बिरयानी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो केवल सोचते रहने से काम नहीं होता, उसके ऊपर आपको अध्ययन भी करना होगा। खून के घूंट पीना। खून के घूंट पीना समझते हैं क्या होता है? मान लीजिए कोई आपको बेइज्जत कर देता है, और वो आपकी कोई गलती नहीं होती है वहां पर, और वो व्यक्ति फिर भी आपको उल्टा सीधा बोलेगा, आपको गलत बोलेगा, आपको नीचा दिखाएगा 4 व्यक्तियों में, है ना? तो आप वहां पर अपना अपमान सहना है। अपमान को सह करके यदि वहां से आप चुप उठकर चले जाते हैं, तो फिर बेटा क्या होता है? फिर मेरे प्यारे बच्चे, 13 के बाद 23 आ गया। हाँ बेटा, इसे 14 कर लेना, इसे 15 कर लेना, क्रम गलत कर दिया है ना? 18 19 20, चलो ये कोई बात नहीं, हमें क्रम से कुछ नहीं लेना। क्रम हमें खीर नहीं खिलाएगा, हमें खीर खिलाएंगे, तो ये सारी चीजें ठीक है ना? तो मेरे बच्चे, तो हम क्या कहते हैं, खून के घूंट पीने का मतलब है अपमान सहना। जो व्यक्ति हमें बेइज्जत कर देगा, हम खून के घूंट पीकर अपनी बेइज्जती सहकर, अपमान सहकर वहां से चले जाते हैं, तो मेरे बच्चों वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, खून का घूंट पीने वाली। ठीक है, आगे आता है बेटा खाल खींचना। खाल खींचना समझते हैं? किसी को आप बहुत पीटते हैं, किसी को आप बहुत प्रताड़ित करते हैं, तो वहां पर ये बात आती है यार तुमने तो उसकी खाल ही खींच ली, उसे इतना मारा कि वो बेचारा अधमरा हो गया, है ना? यार इतना तुम्हें नहीं मारना चाहिए, तो वो मर गया, तो तुम्हें फिर उसका वो करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त? तो बेटा बहुत पीटना, बहुत प्रताड़ित करना, है ना? आगे आता है मेरे बच्चों, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मान लीजिए आपका मित्र कोई बुरा इंसान है, आपका जो दोस्त है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान है, और आप उसे अंदर से नहीं जानते, सिर्फ बाहर से जानते हैं ये मेरा दोस्त है, लेकिन उसके अंदर के जो कर्म है ना, वो बहुत गंदे हैं, गलत है। तो मेरे बच्चों, यदि आप उसके साथ रहते हैं, ठीक है, यदि आप उसके साथ रहते हैं ना, तो आपको भी उस बुराई में शामिल होना पड़ेगा, आपको भी लोग गलत सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, तो बुरे के साथ नेक भी बदनाम होता है या बर्बाद होता है, क्योंकि भाई दोस्त है,
अब भैया बदनाम होगा या बर्बाद होगा, होना तो पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है। वो ये थोड़ी कह देंगे तुम अच्छे हो जो तुम बुरे इंसान के साथ रहते हो, तो तुम भी बुरे हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बीती बातों को निकालना, है ना। कोई कोई व्यक्ति होता है ना जो तुम्हारे 5 3 4 5 साल पहले कोई बात तुम्हारे साथ हुई है, तो तुम्हें क्या करेगा, वो पुरानी बातों को याद करेगा, पुरानी बातों का तुम्हें उलाहना देगा, पुरानी बातों से तुम्हें ताने मारेगा, है ना। तो मेरे बच्चे, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब है पुरानी बीती हुई बातों को दोबारा से आपके सामने बोलना, है ना। तो पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। ठीक है मेरे बच्चे। गर्दन उठाना, गर्दन उठाना समझते हैं आप लोग क्या होता है? मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, बेटा इसका मैं आपको प्रयोग आपके साथ बताता चल रहा हूं ये वाक्य के माध्यम से। गर्दन उठाना क्या होता है? जैसे किसी गांव में कुछ लोग क्या होते हैं, बलशाली होते हैं, है ना। कुछ लोग दबंग किस्म के होते हैं ना। और जो सीधे साधारण बच्चे व्यक्ति होते हैं, उन पर क्या करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई वोट हमें देना, हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। कि ठीक है भैया तुम्हें दे देंगे चौधरी साहब, हम तो वोट, है ना। लेकिन क्या होता है, जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो कहता है यार हमारा एक वोट का अपना स्वतंत्र अधिकार है, हम इनको वोट क्यों देंगे, हम तो नहीं देंगे, हम तो अपनी मर्जी से वोट देंगे जिसको हमारा मन करेगा। तो मेरे बच्चों, वह गर्दन उठाने वाली बात आ गई। तो वो उसका विरोध करता है, प्रतिवाद करता है कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, ठीक है आप दादा हो, अपने घर के हो, हमारे लिए नहीं हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, विरोध करना, प्रतिवाद करना, विरोध करना, हम देंगे नहीं तुम्हें वोट भैया, विरोध करना, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा नंबर नेक्स्ट। 21 नंबर डालना भैया, 21 है ना, यहाँ 22। ये क्रम बच्चों आप अपने आप कर सकते हैं, 23 24। क्रम से कोई मतलब नहीं है, क्रम को काट ही दे तो कोई दिक्कत नहीं है। गजभर की छाती होना, गजभर की छाती होना मतलब उत्साहित होना, किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह तैयार होना, है ना। कहते हैं ना गजभर की छाती है। गजभर, एक गज पता कितना होता है बेटा, कोई बता सकता है मुझे? एक गज कितना होता है, किसी को पता है? प्रतिवाद का अर्थ होता है अखिल बेटा, प्रति माने विपरीत, वाद माने उसके प्रति आवाज उठाना। प्रतिवाद करना मतलब हम नहीं देंगे, उसके प्रति विरोध में बात कहना, ठीक है। तो मेरे बच्चों, गजभर की छाती होने का मतलब होता है उत्साहित होना, है ना। बिल्कुल याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, घोड़े बेचकर सोना। ठीक है बेटा, जो मुहावरे लोकोक्ति कैसे पहचानेंगे, जितेंद्र चौरसिया जी, मैंने कल आपको शुरू में यही तो समझाया था कि उसमें क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता, उसमें भावार्थ होता है, वो पूर्ण वाक्य होता है, वो अपूर्ण वाक्य होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है ना। ये सब बातें, फिर आपसे इन बातों पर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, आपसे क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछता है। और इसके लिए मैं आपको 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट की सलाह इसलिए देता हूं ताकि आप ये जान सको जो हमारे विगत एग्जाम हुए हैं उसमें बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कभी यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा एक गज में कितना होता है नहीं बता रहा है कोई भी बच्चा, प्यारे बच्चे 39 इंच होता है, 39 इंच। 39 इंच कितना होता है मेरे बच्चे? 12 × 36, 3 फीट 3 इंच, ठीक है। 3 फीट 3 इंच जो होता है, ये 39 इंच होता है एक गज, ठीक है। ठीक है बेटा, 3 फीट का एक गज नहीं बनता, 39 इंच का एक गज बनता है। एक गज में 1 मीटर लगभग हो जाता है। चलो ये तुम गणित वाले सर जी से पूछ लेना, है ना। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, यहाँ पर मैं अपनी ये बात अपने मुख से खुद बोलता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे ना जानकारी हो गणित के हिसाब की, लेकिन बेटा गणित वाले अध्यापक आपको बता सकते हैं। घोड़े बेचकर सोना, प्यारे बच्चे गहरी नींद में सोना, बिल्कुल बेफिक्र होके सोना कि हमारा तो पेपर बढ़िया हो गया, अब तो हमारा नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। कहते हैं ना भाई, घोड़े बेचकर सो रहे हो, अब तो परीक्षा दे करके, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ है ना। 80 में से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही है और नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा 1 2 क्वेश्चन का, अपनी बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन नहीं है, नंबर आना है पक्का, हमें सोने दो, आराम करने दो, है ना। याद रखेंगे। तो बेटा गहरी नींद में सोना, बिल्कुल आराम से सोना, सॉरी आराम नहीं, आराम से सोना नहीं कहेंगे बेटा, घोड़ी बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, या बच्चों बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होना, बेफिक्र होना, बेफिक्र होना।
आगे आता है घर खीर तो बाहर भी खीर। घर खीर तो बाहर भी खीर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है घर खीर तो बाहर खीर का मतलब यदि हम धनवान की इज्जत घर में भी होती है और बाहर भी होती है, सब करते हैं, उसको कोई भी गलत नहीं बोलता, उसको कोई भी उल्टा सीधा नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि सब जानते हैं यार बड़ा आदमी है ना। तो मेरे बच्चों इसका मतलब सीधा सा होता है, घर खीर तो बाहर भी खीर। धनवान व्यक्ति की इज्जत हर जगह की जाती है, जो महान लोग होते हैं वो हर जगह इज्जत करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो धनवान की इज्जत सब करते हैं, सबको अच्छा लगता है, धनवान और महान व्यक्ति सब उसकी इज्जत करते हैं, सब सम्मान करते हैं, है ना बच्ची। घर में गंगा बहन बहाना, घर में गंगा बहाना बच्चों, ठीक है। घर में, हाँ बेटा बेफिक्र होकर सोना, बिल्कुल रविंद्र जी ठीक बात है आपकी, है ना, बेफिक्र होना, बिल्कुल बेफिक्र होकर सोना, कोई भी परेशान होकर सोना। लीजिए मैं भी लिख देता हूं, आप कह रहे हैं तो होकर सोना, ठीक है ना। घर में गंगा बहाना, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें पता है जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपको नौकरी मिल जाएगी ना, तो भाई क्या होगा, तो आपके घर में हर सुविधा होगी। जैसे आपके घर में आज एक बाइक भी नहीं है, आपके घर में ना बेटा आपको लैपटॉप की आवश्यकता है, छोटे भाई को आप वो भी नहीं दिला पाते, क्योंकि आपको ही पिताजी से पैसे लेने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप भाई को लैपटॉप भी दिलवा दोगे, पिताजी के लिए एक अच्छी स्कूटी भी लेकर दे दोगे, ठीक है। तो भैया फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब सीधा सा होता है कि आप हर सुख सुविधाएं अपने घर में पैदा कर देंगे। जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट से, आपके पास पैसा होगा, है ना, तो भाई तभी तो सब सुविधाएं करेंगे आप। तो मेरे बच्चों घर में सभी सुविधाएं होना, घर में गंगा बहाना। आगे आता है मेरे बच्चे घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी होना, तो मेरे बच्चों क्या होता है, खूब मिलजुल जाना, है ना। यदि मान लीजिए किसी की आपसे लड़ाई भी थी, और जब आपकी नौकरी लगने के बाद वो व्यक्ति आपसे गले लगकर बोला भाई अब तू ट्रेनिंग चला जाएगा, है ना, अब आज के बाद तो यार हमारी लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो तू कभी कभी मिला करेगा मुझे, तो भाई वो मिलजुल गए एक दूसरे से, है ना। तो मेरे बच्चों घी खिचड़ी वाली बात यहाँ पर राइट होती है, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों खूब मिलजुल जाना, खूब एक साथ खेलना, एक साथ रहना, एक साथ बैठना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आगे आता है चिकने मुंह को सब चूमते हैं, चिकने मुंह को सब चूमते हैं। तुम्हें पता है बेटा ये बात कैसे सिद्ध होती है। मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और वो बहुत ज्यादा सुंदर है ना, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत क्यूट लग रहा है देखने में, तो तुमने देखा होगा हर व्यक्ति उसको ऐसे हाथ लगाता है ना, उसको छेड़ता है। विकास बेटा पढ़ेंगे तो हिंदी समझ में आएगी, हिंदी कोई भगवान जी ने नहीं बनाई थी, हमारी तुम्हारी मातृभाषा है, हमारी तुम्हारी ये बेटा राजभाषा है, हमारी तुम्हारी बोलने की भाषा है, संपर्क भाषा है, तो आप ऐसा क्यों मन में सोचते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों तुम्हें पता है ये बात आपको अच्छे समझ में आई, तो मेरे भाई सामर्थ्यवान के सब साथी हैं, और अच्छा व्यक्ति जो किसी को लगता है उससे हर व्यक्ति बोलना चाहता है, तो ये बात यहाँ पर इस तरह से भी आप व्यक्त कर सकते हैं। तो चिकने मुंह का मतलब ये नहीं है कि उसकी गाल चिकने हो तभी उसे आप बोलेंगे, अब नहीं, यदि उसके अंदर पैसे से हर तरह से वो सामर्थ्यवान है, उसके अंदर एक क्षमता है, तो बच्चों आप जानते हैं उसकी हर आदमी इज्जत करता है, हर आदमी उससे बोलकर चलता है, उसके सब साथी बनना चाहते हैं, और आपके पास 2 रुपए नहीं है, आपका कोई भी साथी नहीं बनेगा, एक भी साथी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मेरे बच्चों चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं किसे कहते हैं बताइए। तो मेरे भाई अपराधी सदैव सशंकित रहता है, कहीं मुझ पर कोई शक ना कर ले, है ना। जो मैंने चोरी की है मानो वो छुपी हुई है, वो छुपी पड़ी है, उसका किसी को नहीं पता, और हो भी सकता है कि भाई उसके किसी को पता चल जाए, तो वो सोचता है यार, वो शंका में रहता है कि यार किसी को पता लग गया तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे अपराधी सदैव डरता है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका उस कहावत को सही करता है, ठीक है। आगे आते हैं प्यारे बच्चे, आगे आते हैं बेटा 37 से, जो भी नंबर है नंबर से मुझे मतलब नहीं है, नंबर को काट दीजिए, है ना। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं,
ये वाला दोबारा रिपीट कर दिया यहां पर। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी जानते हैं? चंडाल चौकड़ी, चौकड़ी में होते हैं 4 लोग और चारों के चारों वो बदमाश लोग हैं। वो सबसे लड़ाई दंगा करना, किसी को मारना, किसी को पीटना, कहीं शराब पीना, दंगा प्रसाद करना और गांव में सभी लोगों से आपस में लड़ना लड़ाना, उनका यही कार्य होता है ना बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चे, चंडाल चौकड़ी का मतलब है निकम्मे बदमाश लोग, जो काम नहीं करते, कुछ भी निकम्मे रहते हैं, कुछ नहीं करना जानते, पूरे दिन ठाली रहते हैं, किसी की कुछ चीज चुराते हैं, किसी की कुछ चीज बेचते हैं और ऐसे उल्टे सीधे कार्य करते हैं, उनको बच्चों चंडाल चौकड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, याद रहेगा आपको? आइएगा, आगे आता है प्यारे बच्चे नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो भाई पढ़ लिया हमने यार, बार बार क्यों आए, दोनों शब्द बार बार आए। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बेटा? चांदी का जूता मारना या घूस देना, जो होता है रिश्वत देना होता है ना? मिल सकता है ना भाई, जो हम किसी को किसी कार्य को करने का किसी को पैसा दे रहे हैं, तो भाई उससे सीधी सी बात है हम उसको रिश्वत दे रहे हैं, है ना? वरना वो उसका अधिकार है, उसको काम करना चाहिए, वो फिर भी नहीं कर रहा, तो वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो रिश्वतखोर है, घूसखोर है, उसको पैसा चाहिए, तब वो हमारा काम करके देगा। ठीक है, तो भैया ये बात आपको याद रखनी है, चांदी का जूता मारना, रिश्वत या घूस देना, याद रखना। आप उसको पैसा देते हैं और अपना काम करा लेते हैं। ठीक है, आगे आता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है मेरे बच्चों, तो अत्यंत लज्जित होना, जब कोई गलत कार्य हम कर देते हैं तो वहां पर फिर हमें शर्म आती है ना उस काम का, जब हम गलत काम में अपने हाथ से गलत कर देते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि भाई यार मेरे को गलत काम नहीं करना चाहिए था, इसके बारे में सबको पता चल गया, है ना? तो प्यारे बच्चों, वहां पर ये बात सिद्ध हो जाती है, अत्यंत लज्जित होना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो मेरे बच्चों ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं से कोई धन मिल गया, वो धन आपको बगैर मेहनत करे मिल गया, ठीक है? वो धन आपको बगैर मेहनत करे मिल गया, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उस धन से एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, मजा लोगे, है ना? लेकिन बेटा जब वो धन खत्म हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? फिर आप बोलेंगे यार 4 दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात, हम तो फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ठीक है ना? तो बेटा ये आपको अच्छे से याद रखना है मेरे बच्चे, सुख क्षण भंगुर होता है। सुख जो आता है ना वो थोड़े से समय के लिए है, 4 दिन वाला, है ना? वरना फिर वही हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समझते हैं ना? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो 4 दिन के लिए जो हमें सुख मिला वो बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? याद रखिएगा। आगे आता है बच्चों, छोटे मियाँ छोटे छोटे मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इस मुहावरे का अर्थ, सॉरी इस कहावत का अर्थ क्या होता है बेटा? छोटे से बड़ा अवगुणों से भारी, है ना? कि छोटे मियाँ तो थे ही थे, शैतानी करते थे, लेकिन बड़े मियाँ देखे वो उनसे भी बड़े खतरनाक निकले, है ना? तो वहां पर ये बात बोली जाती है बच्चे। ठीक है, हाँ, हीरा राम बेटा मेहनत करो, खूब पढ़ो मेहनत करके, है ना? सब कुछ आपके अनुकूल होगा। तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ तो थे ही भैया शैतान, बड़े मियाँ उनसे भी बड़े शैतान निकले। तो मेरे बच्चों छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी, ठीक है ना? जो छोटे से बड़ा जो है वो और ज्यादा अवगुणों में भारी है, और ज्यादा शैतान है, और ज्यादा उसके अंदर निकम्मापन है। ठीक है ना बच्चे? याद बेटा, मुट्ठी गर्म करना भी रिश्वत देना होता है रविंद्र सिंह। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ठीक है? तो मेरे बच्चों तुम्हें पता है, जो सत्यता होती है, जो बात सत्य होती है वो छिपाई नहीं जा सकती, वो पता लग ही जाएगी। जैसे कि एक बच्चा था मेरे प्यारे दोस्तों, में एक मिनट आपके लेना चाहूंगा। बेटा नोट नहीं करना, प्रिंस यादव नोट आपको हुआ मिलेगा। बेटा दुख क्षण भंगुर नहीं होता निधि, आपको यदि बीमारी लग गई ना तो बेटा आप एकदम सही नहीं हो सकती। आपको हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, बुखार ही ना उतरे, फीवर ही ना उतरे, इसलिए बेटा दुख क्षण भंगुर नहीं होता, सुख क्षण भंगुर होता है, इसके अनुसार। ठीक है,
हाँ, तो बच्चों मैं कहाँ पर था बेटा, इतनी कमेंट मत करिएगा प्लीज मेरे भाई मेरे बच्चे, इतनी कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा आपकी, ठीक है, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा, फिर सिलेबस जाएगा और 6 महीने बाद। जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, तो बेटा जो सत्यता होती है वो छिपाई नहीं जा सकती, वो तो सामने आ ही जाती है, आप कितना ही उसे छिपा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो उसका जी बेकार है, वो खा नहीं पा रहा, उसको जी कड़वा कड़वा हो गया दवाई खा के, और जिसका जी अच्छा है उसकी तो तबीयत ठीक होना है बेटा, बिल्कुल मजे में है, मस्त है वो तो, है ना, याद रखेंगे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो तुम्हें पता है बेटा जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वहां पर कवि पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि कवि जो कल्पना करते हैं ना बेटा, वो मान लीजिए बैठे तो जमीन पर है और बातें करेंगे हिमालय पर्वत की, तो वो कल्पनाओं से ही पहुंच जाते हैं हिमालय पर्वत पर, है ना। तो मेरे बच्चों कवि कल्पनाशील होते हैं, है ना, कवि कल्पना के सूक्ष्म और व्यापक होती है कवि की कल्पना, है ना, वो 1 मिनट में यहां और 1 मिनट में बहुत दूर पहुंच जाती है, ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुर्बान अली बेटा यदि हम दिल से किसी चीज को पढ़ते हैं ना तो बिल्कुल समझ आती है, जब तक हम दिमाग नहीं लगाते, हमारा दिमाग बैठे हम क्लास में होते हैं और दिमाग हमारा मामी मामा के बेटे की शादी में होता है, तो फिर कुछ नहीं पता लगता, ठीक है, ठीक है बच्चों। आइएगा आगे आता है बेटा जितनी डफली उतने राग, जितनी डफली उतने राग। तो भैया एक बात तो आपको अच्छे से पता है, मान लीजिए हम यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोगों की राय सबकी अलग अलग होगी, है ना, तो जितनी डफली उतने राग, तो कहने का मतलब है जितने मुंह उतनी बात, ऐसे भी बोल देते हैं ना। तो मेरे बच्चों भिन्न भिन्न मत होना, अलग अलग मत होना, सबकी अलग अलग सोच होना, ठीक है, सबकी अलग अलग अपनी मन की भावनाएं होना, उन्हें बोला जाता है जितनी डफली उतनी राग, ठीक है बच्चे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बेटा जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं ना, हर चीज पर वो अपना हद मतलब अधिकार रख सकते हैं, और विजय भी उन्हीं की होती है, ठीक है मेरे बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्तिशाली व्यक्ति ही विजय हो, शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है, तुम्हें भी पता होगा जो व्यक्ति जितना मजबूत होता है, जितना पैसे वाला होता है, वो अपनी जीत कर ही लेता है, पैसे के बल पे कर लेगा। तो बेटा आप जानते हैं ना सच्चाई बहुत कम समय तक काम करती है, झूठ बहुत ज्यादा काम करता है आज के युग में, इस कलयुग में, है ना, ये आप समझ सकते हैं। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, है ना। तो मेरे बच्चों आप समझते हैं जैसे सांपनाथ है वैसे ही नागनाथ है। मान लीजिए आपके साथ किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर दिया, तो आपने दूसरे व्यक्ति को जाकर बताया जो पहले से ही बच्चों बहुत ज्यादा फ्रॉड है कि भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप वो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे भाई फ्रॉड कहाँ हो गया, तुम्हारा फायदा भी तो करा दिया उस व्यक्ति ने, और जबकि वो उसी का पक्ष ले रहा है ना, क्योंकि उन दोनों की तो भैया आपस में बात उन्होंने कर ली और दोनों एक दूसरे से मिल गए कि भाई मैंने इससे कुछ पैसे ले लिए थे और मैं इसको देना नहीं चाहता, ठीक है। तो मेरे बच्चे वो क्या होता है, तो वहां पर ये बात सिद्ध होती है जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ, दोनों व्यक्ति समान प्रवृत्ति के हैं। ये तो भैया ये भी मेरी नहीं सुनना, इसने मेरे साथ धोखा कर ही दिया, तो भाई यह तो मैं ही अकेला पड़ गया, इसका मतलब है मेरे को तो अब फायदा होने वाला ही नहीं है, अब तो मुझे लॉस होना ही होना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब है शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है, ये तो बता दिया। दो व्यक्तियों का एक समान अवगुणी होना, दोनों व्यक्तियों के अंदर जो दिमाग में गंदगी है, दोनों के अंदर जो दुष्टता है, वो दोनों समान है, जैसे सांपनाथ थे वैसे ही नागनाथ। हाँ बेटा मैं एक बच्चे की बात बता रहा था आपको, एक बच्चा था पीछे 2024 में रिजल्ट आया था शुरू में ही, फरवरी के लास्ट में कर, होली के समथिंग मार्च में, तो वो अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया था, ऑफिस आया था RWA। तो उसने हमसे सबसे मिला तो वो बता रहा था कि सर मेरी नौकरी लग गई है, गांव में कुछ दबंग लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे, मुझसे कहते थे कि हमारे खेत में काम कर, ये कर वो कर, तो सर जी लेकिन मेरा मन था कि मैं पढ़ना चाहता था, मैं नौकरी प्राप्त करना चाहता था। उसके पिताजी बेटा पेंटर का काम करते थे, पुताई का, ठीक है, जानते हैं ना पेंटिंग पुताई करना, पेंटर का काम करते थे, तो बड़े गरीब आदमी थे वो बेचारे। तो वो लड़का ये कह रहा था भैया जब मेरा कॉल लेटर आया था तो
तो गांव वाले जब पोस्टमैन जब कॉल लेटर लेकर आया तो गांव वाले ये कह रहे थे, भाई ये नौकरी, ये कॉल लेटर किस चीज का है तेरे यहाँ, पोस्टमैन क्यों आया? इतना मतलब बैकवर्ड था वहां पर उनके यहाँ। तो ये बता रहा था वो बच्चा कि भैया मैं आपके साथ जो बैठकर बातें कर रहा हूँ, मेरी वीडियो मत डाल देना चैनल पर कहीं भी, अन्यथा मेरे गांव वालों को ये पता लग गया ना कि मेरी नौकरी लग गई, तो वो लोग हो सकता है मेरे साथ कोई घटना घटा दें, मारपीट कर दें, मुझे फंसा दें, कहीं भी मुझे उल्टा सीधा कुछ कर दें, है ना। क्योंकि सर हम गरीब आदमी हैं और वो दबंग लोग हैं और हमको वो नौकरी लगने नहीं मतलब लगने देंगे। वो कहेंगे हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बालक तो नहीं लग पाए नौकरी, ये कैसे लग गया। इसलिए तो भाई अभी भी ऐसे तुच्छ प्रवृत्ति के लोग जगह जगह हैं पर हैं। तो आपको अपने आप को बहुत ही संभाल कर बहुत ही अच्छे से रखना है ना, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अन्यथा जो बलशाली लोग होते हैं ना, वो अपना प्रभाव स्थापित रखना चाहते हैं, दूसरे का नहीं, कि इसका बच्चा नौकरी लग जाए। तो देखिएगा उसका वो बालक कैसा था कि भैया किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी नौकरी लग गई, मैं ट्रेनिंग पर चला जाऊंगा उसके बाद ही कुछ पता हो। ठीक है, चलिए तो आगे आता है बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, तो ये सही बात है। ठीक है मेरे बच्चों, तो जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? अच्छा ही फल मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आगे आता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना बेटा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो लोग डायलॉग मारते हैं, बड़े बड़ी बातें बोलते हैं ना, वो सिर्फ बातें ही बातें रहती हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमारा जो ध्येय होना चाहिए, हमारा ध्येय होना चाहिए मेरे बच्चों कि हमें जो बोलना है वो बिल्कुल सीमित बोलना है और उस पर काम करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, डींग मारने वाले कभी काम नहीं करते। जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसात नहीं करते, वो तो सिर्फ दिखावे की बेटा होती है कि गरज रहे हैं, बहुत तेज तेज बारिश नहीं करेंगे वो कभी भी, याद रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे बच्चे, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। अरे एक बेटा इसको कभी कभी किस भाषा में बोलता है, जितनी लंबी शोर, है ना, जितनी लंबी शोर है उतने पैर पसारो, मतलब जितनी लंबी चद्दर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। अब बेटा इसके लिए आप एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, आपके पास 1,000 रुपए है ना। अब तुम्हें पता है मुझे 1,000 रुपए में पूरे माह का खर्चा करना है भाई, पापा ने मुझे 1,000 रुपए दिए, बेटा 1,000 रुपए है इस बार हम पर, इनसे ही अपना खर्चा चला लो। तो मेरे बच्चों, और आपने मान लीजिए किसी 5 स्टार होटल में जाकर दोस्तों के साथ 1,000 रुपए 2 दिन में उड़ा दिए, तो भैया जो 28 दिन बचे हैं या 29 दिन बचे हैं माह के, वो कैसे गुजारे जाएंगे? फिर आप कोई चोरी करेंगे या किसी से उधार मांगोगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा बेटा लोगे ना, क्योंकि खर्चा पूरा कैसे करना है पूरे माह का। तो मेरे बच्चों, ये सीधी सी बात होती है कि व्यक्ति को अपने खर्चे अपने अनुसार करने चाहिए। यदि मुझे पता है कि मैं अपने खर्चे पूरे माह के 2,000 रुपए में कर सकता हूं, तो मुझे 2 में ही काम चलाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि बेटा 10,000 वाले कामों में रहना चाहिए या 10,000 वाले खर्चे के अनुसार चलना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारो, सामर्थ्य के अनुसार काम करो, है ना। समझ में आई बात? तो ये बात अपने जहन में आप उतार लीजिए कि आपको अपने अनुसार चलना है बेटा, दूसरे की होड़ नहीं करनी, पढ़ाई में होड़ करनी चाहिए, खर्चे में नहीं करनी चाहिए। भाई उसकी, वो अच्छे घर से है, वो कर सकता है, वो 5,000 10,000 भी कर सकता है खर्च। मेरे पिताजी इतना नहीं कमाते, मेरे पिताजी एक छोटे से किसान है, एक मजदूर है, वो मुझे 2,000 रुपये महीने के दे पाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो याद रखो बेटा इन बातों को आप लोग। जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं। बोलो, जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं। तो मेरे बच्चों इस बात को समझते हैं आप लोग? मान लीजिए आपके बहुत सारे मित्र या आपके पड़ोसी ऐसे होते हैं, आपके पीछे तो आपकी बुराई करते हैं, आपके दुश्मन हैं वो अंदर से, उनके अंदर शत्रुता जन्म ली हुई है, लेकिन मुख पे आपके सामने ऐसे बोलते हैं जैसे वे तो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, है ना। समझते हैं ना। तो मेरे दोस्त, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। भाई हमें पता है कि तुम हमारी जड़ भी काट रहे हो और हमको भलमनसाई भी दिखा रहे हो। तो मेरे बच्चों, ये बात राइट है, जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं, भीतर से दुश्मन ऊपर से दोस्त। ठीक है।